नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि राजनीति में नहले पे दहला ना हो तो बात पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं पर, खासतौर पर प्रदेश के बड़े नेताओं पे आक्रामक हो रहे थे। दिलीप जायसवाल पर उन्होंने इस तरीके से आक्रमण किया कि दिलीप जायसवाल की चमक ही फीकी हो गई। दिलीप जायसवाल राजनीतिक रूप से कैसे लड़ेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जन स्वराज पार्टी का आक्रमण ये बताता है कि दिलीप जायसवाल डिफेंसिव है। लेकिन फिर क्या था, प्रशांत किशोर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एक टीजर छोड़ दिया कि अब दूसरे नेता भी उनके निशाने पर हैं और वो वर्तमान समय में प्रदेश इकाई के सबसे बड़े नेता हैं। उनका नाम सम्राट चौधरी है। उनके क्वालिफिकेशन को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक टीजर दिया कि आने वाले समय में बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का असली नाम कुछ और है और वो इस क्लास में फेल हुए थे। इस तरह का आरोप उन्होंने मढ़ दिया। फिर क्या था, बीजेपी एक घायल शेर की तरह लंबे समय से प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। बीजेपी के हाथ कुछ लग गया है और फिर क्या है, बीजेपी की बाँछें खिल गई। पर बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी के हाथ में जो कुछ लगा है उसमें उतना दम है जो प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब दे सके। प्रशांत किशोर पर आरोप जालसाजी का है। प्रशांत किशोर पर आरोप राजनीति में पैसे कमाने का है। प्रशांत किशोर पर आरोप किसी के कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी को हथियाने का है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये आरोप कोर्ट ऑफ लॉ में किस हद तक स्टैंड करेगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता की अदालत में ये कहां तक विश्वास जमा पाएगा, क्योंकि ये सबको पता है कि प्रशांत किशोर ने कैसे दिलीप जायसवाल और बीजेपी के चाल चलन, चरित्र और चेहरे पर तगड़ा प्रहार किया था। और इस मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल ये मुद्दा क्यों गरमा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तीसरी किस्त भी आने वाली थी और प्रशांत किशोर भी रणनीतिकार रहे। उनको पता है कि कब क्या बम फोड़ना है। वो जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री का दौरा हो तो उस दिन क्या बोलना है। कल अमित शाह का दौरा है, आज शाम ही अमित शाह आ जाएंगे और कल जब अमित शाह का दौरा होगा, पुनौरा धाम जाएंगे, तो उस अवसर पर भी कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत चीज पर से पर्दा उठाएंगे। तो तीसरी किस्त में प्रशांत किशोर क्या करने वाले थे, उससे पहले ही बीजेपी ने एक बम फोड़ने का प्रयास किया है। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा आरोप लगाया है और फिर क्या है, बीजेपी के प्रवक्ताओं की टोली प्रशांत किशोर को घेरने में लग गई है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी के प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। और दरअसल इस आरोप में क्या दम है वो भी बताएंगे। राजनीतिक लड़ाई किस रास्ते पर चल पड़ी है वो भी हम बताएंगे। और दरअसल ये जो आरोप है उसमें कितना दम है, कितना मेरिट है, जनता की अदालत में ये कहां तक बड़ा मुद्दा बन सकेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और अंदर की बहुत सारी खबरें बताएंगे कि दरअसल बीजेपी की दिक्कत प्रशांत किशोर से है क्या, वो भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आप सुनिए कि प्रशांत किशोर खुद इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। आप सुन रहे हैं बिहार के नेताओं का डर। कोई हमको भाई बता रहा है, कोई दोस्त बता रहा है, कोई कह रहा है कि पढ़े लिखे आदमी हम इन पर बोलेंगे नहीं। आज दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। ये नेताओं का डर है। लेकिन हमने पहले कहा है, हम भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। जो बिहार में चोरी किया है, मेरा भाई हो भतीजा हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। इनको दौड़ा कर मारा जाएगा। इनके और इनके आने वाले पीढ़ी से पैसा वसूला जाएगा। लगता है प्रशांत किशोर को नए आरोप का पता नहीं लगा है या प्रशांत किशोर उसके लिए तैयार हो रहे हैं। ये तो पिछली धमकी है जो दे रहे हैं कि भाई बोले कुछ भी बोले। आपको पता है, सम्राट चौधरी से जब पूछा गया तो प्रशांत किशोर के लिए उन्होंने भाई शब्द का प्रयोग किया और उसका जवाब प्रशांत किशोर दे रहे हैं और दिलीप जायसवाल को मूर्छित बता रहे हैं। पर दरअसल बात कहीं आगे बढ़ चुकी है।
और बात किस हद तक आगे बढ़ी है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ दो पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। एक हैं राजीव रंजन, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता, यंग प्रवक्ता हैं और अपनी बातों को बड़े ही मौजूद तरीके से रखते हैं, राहुल आनंद, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल आनंद, ये क्या कहा जाता ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, क्या आपको लगा कि अब चुप रहना ठीक नहीं है, इसलिए जो आरोप आप लगा रहे हैं उसमें क्या क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये नया नया आरोप है। कैसे आप प्रशांत किशोर को जालसाज बता रहे हैं, धोखेबाज बता रहे हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को चुराने वाला बता रहे हैं, बात बिहार के नाम पर बहुत कुछ हथियाने वाला बता रहे हैं। आरोप क्या है, धाराएं क्या लगी है, क्या कहना चाहेंगे, जरा आप ये बताइए इस बारे में। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले प्रशांत किशोर जी के विषय में अगर एक बात कहूं तो ये कहना लाजमी होगा कि चले थे कहां, जाने के लिए जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी, ये जो मैंने बताया, स्लोगन दिया, इसमें लगभग प्रशांत किशोर जी के जो कार्य की जो शैली थी और अब जो है उसमें जो परिवर्तन आया है उसके बारे में ही मैंने विस्तार रूप से बताया है। देखिए क्या है कि प्रशांत किशोर जी एक सस्ती राजनीति का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं और लोगों को अपने तरफ लाने के लिए वो जिस तरह की याचना और रण बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, इसमें लगभग वही फंसते आ रहे हैं। एक कहावत है कि जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो दो उंगली आपके तरफ भी उठ जाते हैं। देखिए, ये मामला बड़ा ही गंभीर है, धोखाधड़ी का मामला है। हालांकि मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं बताऊं तो 2020 का एक मुकदमा है जिसके अंदर पाटलिपुत्र थाना, यानी कि पटना के अंदर पाटलिपुत्र थाना के अंतर्गत एक कांड संख्या 94/2020, उसमें धारा 467, 468, 471, 420, 406 और 120, इसके अंदर जो आरोप तय होता है वो ये होता है कि प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात में जालसाजी, फर्जी कागजात बनाकर प्रॉपर्टी हड़पना, 420 यानी ठगी, बिहार की बात के नाम पर उगाही। देखिए, लगभग इस तरह के जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। और जो ये बातें करते हैं, जो ये विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं बिहार की जनता को, उसमें अब बिहार की जनता को भी लगता है राहुल आनंद, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आवासीय प्रमाण पत्र बन सकता है तो एफआईआर होना कौन सी बड़ी बात है, और उसमें भी अगर आपकी सरकार हो तो एफआईआर होना बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं कोई प्रशांत किशोर का प्रवक्ता नहीं हूं, वो बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे, पर अपने इतने लंबे समय के पत्रकारिता के करियर में हम जानते हैं कि केस कराना बहुत आसान होता है और दफा 120 लगाना, 420 लगाना, ये बहुत मुश्किल नहीं है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रॉपर्टी हथिया लिया? जैसे दिलीप जायसवाल पर आरोप है उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन हथिया लिया, दिलीप जायसवाल पर आरोप है कि वो हत्या के मुजरिम थे और बदले में उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटर थे उनकी पत्नी को डिग्री दिला दी और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। ये आरोप खुल करके जन स्वराज लगा रही है। आप हमें दफा मत बताइए, आप उस व्यक्ति का नाम बताइए और ये बताइए क्या प्रॉपर्टी उन्होंने हड़पा है। मुझे बताने का मतलब है आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर का इतना दागदार चेहरा है तो हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के नाम पर उन्होंने क्या हड़पा है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हेरा फेरी की है, क्योंकि प्रशांत किशोर जगह जगह पर राजनीति में सुचिता की बात कर रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 120B 420 का मतलब क्या है, ये जरा समझाइए। क्या उन्होंने लूटा है, क्या छीना है, क्या झपटा है, किस बात का आरोप है, ये जरा विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे जो एफआईआर, जो कांड संख्या मैंने बताया 94/2020, वो कोरोना काल के वक्त का ही ये मामला है, जिसमें लगभग इनके ऊपर जो धाराएं लगी, जिसके तहत एक प्रॉपर्टी यानी कि एक बिल्डिंग जिसके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई, जिसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करने की बात जो की गई है, और 420 यानी कि झूठ बोलकर पैसे ठगने या फिर झूठ बोलकर कागजात बनाने की जो बातें आती है, वो इसके अंदर मामले दर्शाते हैं। देखिए, ये जो एफआईआर है वो जिसके द्वारा भी किया गया है, ये मामला
महत्वपूर्ण ये नहीं कि इसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कोर्ट ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है। अगर वो देखा जाए तो निश्चित तौर पे कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो लगभग 8 पॉइंट उसको कंसिडर करने की बात की गई है जो कोर्ट की तरफ से लगाए गए हैं। अब ये मामला लीगल है और इसके जो सबसे ज्यादा जो जानकार हैं, खास करके जो इसके बारे में कहेंगे, वो बता पाएंगे सबसे ज्यादा कि इसके ऊपर वो किस तरह से आरोप लगे हैं। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी मामला यहाँ जो संज्ञान में आता है वो ये आता है कि एक आरोप लगाना और एक आरोप तय हो जाना, दोनों में अंतर होता है। अगर न्यायालय की हम बात करें तो ये हाईकोर्ट के द्वारा लगाया गया है। एंटीसेप्टिव बेल का जो एप्लीकेशन है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो साझा भी करना चाहूंगा, अगर उसको देखा जाए तो 1925/2020 है जो एक एंटीसेप्टिव बेल उनको मिल रही है, जिसके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए ये बिल्कुल सत्य है कि राजनीति के दम में राजनीति के गलियारे में जो कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक जोर आजमाइश करता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी पृष्ठभूमि से घिर जाता है जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं। और ये जो साक्षात है ये नजर आ रहा है, ये दिख रहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया है। हालांकि ये कैमरा में ये दिख नहीं पाएगा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये इसका नकल वगैरह भी निकाला जा सकता है। इसकी जो कांड संख्या है वो नहीं, कांड संख्या है। मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा था, दरअसल देखिए इसमें बात आ रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, और उसमें कहा यह गया है कि एक शाश्वत गौतम नाम का व्यक्ति है जो कि अपने को कांग्रेस के नेता बताते हैं, और उनका कहना है कि बिहार की बात अभियान से संबंधित सामग्री और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी उनके लैपटॉप में, और उस लैपटॉप को चुरा लिया गया। तो देखिए बिहार की बात तो हम भी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर बात बिहार की कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने का आरोप लगा सकते हैं। ये आरोप कितना गंभीर होगा ये आप भी समझ सकते हैं, जनता इसको कितनी गंभीरता से लेगी ये आप भी समझ सकते हैं। अभी तक किसी भी वेबसाइट में या आपके मुंह से या हम अपने संवाददाता से केस की मेरिट की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे कि दरअसल उसकी गंभीरता क्या है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि केस करना और करा देना आज के समय में कितना मुश्किल काम है, अगर हम व्यावहारिक बात करें तो। पर इसका मतलब हम कोई नहीं होते कि हम प्रशांत किशोर को ऐसे ही क्लीन चिट दे दें, हम कोई नहीं होते। हम यही आपसे समझना चाह रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हड़प लिया। क्या किशनगंज जैसा कोई मेडिकल कॉलेज हड़प लिया? क्या किसी राजेश शाह की हत्या करा दी? क्या यह हत्या कराने में वो कहीं षड्यंत्रकारी हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर कोई ऐसा नया शोध था, उसका पेटेंट कराने का सोच रहे थे शाश्वत गौतम, प्रशांत किशोर ने उसको हथिया लिया। क्या हथियाया जरा बताइए तो। जनता के बीच में प्रशांत किशोर के चेहरे को आप लाएंगे तो जरा उसको विस्तार से बताइए, जनता समझ तो पाए। जी देखिए इनके ऊपर जो 420 की जो धारा लगी है वो धोखाधड़ी है, किसी को धोखे से संपत्ति या पैसा प्राप्त करना। दूसरी बात अगर करें 406 जो आपराधिक विश्वासघात, किसी को सौंपे गए भरोसे की चीज को गलत इस्तेमाल करना। और अगर बात करें 467 जालसाजी, इसकी तहत अगर बात करें तो किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे वसीयत, चेक आदि की जालसाजी करना। 468 की अगर बात करें तो धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी, जानबूझकर किसी को धोखा देने के उद्देश्य से नकली दस्तावेज बनाना। 471 की बात करें अगर तो नकली दस्तावेज का उपयोग, जाली दस्तावेज को असली बताकर उपयोग करना। और 120 जो मैंने आपको बताया वो आपराधिक साजिश, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई कोई अपराध मिलकर करने की जो योजना बनाना। इस तरह की अगर धाराएं लगी हैं तो निश्चित तौर पे ये उनकी पृष्ठभूमि को वो जाहिर करता है कि प्रशांत किशोर जी जो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि राहुल आनंद आप बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, पर मैं आपको एक बिन मांगे सलाह दे देता हूं। अगर आप इस तरीके से जनता के बीच में धारा एक्सप्लेन करने जाएंगे तो जनता आपकी बातों पर कम भरोसा करेगी। आप केस बताइए, केस का मतलब है कि आप मुद्दा बताइए, ये ठग लिया, ऐसे धोखा दिया। मुझे लगता है जनता इस बात को सरल शब्दों में सुनना ज़्यादा पसंद करेगी। आप धारा और दफा बताएंगे तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि मेरे मन में भी कन्फ्यूज़न है जो आपके सामने रख दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर बार बार आपको बेनकाब कर रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर के एटम बम के सामने आप सूतली बम खोज लाएं।
ये मैं कहना चाहूंगा। ऐसी बात नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर के एटम बम के सामने आपने सुतली बम का प्रयोग तो नहीं कर दिया। ये सवाल उठेगा। और ये मैं कह रहा हूं, मैं अभी 2-4 लोगों से बात कर रहा था जो बीजेपी के ही लोग थे, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इस केस में है क्या, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि इसमें है क्या। क्या प्रशांत किशोर ने, मुझे लगा कई हजार करोड़ की धोखाधड़ी की, किसी को ठग लिया, किसी से टिकट के नाम पे पैसे ले लिया, किसी का विश्वविद्यालय हड़प लिया, कहीं और चीज में इन्वॉल्व हो गए, ये हम जानना चाह रहे थे। आप धारा 78, 71, 120, 20, 485, 90 ये बोलते रहिए, लोगों के बीच में मैसेज बड़ा सीधा नहीं जाएगा। मैं आता हूं आपके पास, अभी चर्चा बड़ी लंबी है। हमारे साथ राजीव रंजन भी है, जनसुराज के प्रवक्ता हैं, आपकी बातों का जवाब देंगे। हमारे साथ आदिल हसन भी जुड़े हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, बिहार की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं, वो भी बताएंगे दरअसल चल क्या रहा है। राजीव रंजन, ये आप पे आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बीजेपी पे लगातार अटैक कर रहे हैं, और बीजेपी पे लगातार अटैक आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को उस धब्बे से, उस दाग से बचाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार आरजेडी कहती है आप बीजेपी की बी टीम है। इसलिए इन दिनों आपको बीजेपी के नेताओं में ही कमियां ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं। क्या है हकीकत, जरा बताइए। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये मौका दिया हम लोगों को। सबसे पहले मैं आपको कुछ बुनियादी चीज बताता हूँ, कोर्ट कचहरी की कुछ बुनियादी चीज बताता हूँ। जब भी कोई घटना होती है तो घटना करने के बाद जो उसका विक्टिम होता है, जो उसके द्वारा पीड़ित होता है, वो FIR करता है या कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेन केस करता है। ये FIR के जिसकी बात कर रहे हैं, FIR होने के बाद चार्जशीट होता है, फिर संज्ञान लिया जाता है। अभी इन्होंने खुद बोला कि एंटीसिपेटरी बेल उनको ग्रांट हो गया। एंटीसिपेटरी बेल इज एन एक्सेप्शनल प्रोविजन, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है कि जब भी आप किसी गलत नियत से किसी को फंसाएंगे तो कोर्ट आर देयर टू प्रोटेक्ट, कोर्ट होती हैं उन लोगों को बचाने के लिए। अगर कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे रहा है, मतलब लगभग आप ये मान के चलिए कि वहां कोई केस बनता ही नहीं है। पंकज जी का ही सवाल उनसे था कि आप ये बताइए कि इसमें घोटाला क्या हुआ है। आप कोई ट्रांजेक्शन दिखा दिए जिसमें प्रशांत भैया ने पैसे लिए हों, प्रशांत भैया ने किसी चीजों को हड़पा हो, या किसी भी जान माल का किसी का नुकसान किया हो। मैं पेशे से वकील ही हूं, मैं आपको बताता हूं 467 क्या होता है, 406 क्या होता है, 420 क्या होता है। नहीं, राजीव रंजन जी इस पे भी आते हैं, जरा आप दोनों की पार्टी के बाहर के जो लोग हैं उनका भी नजरिया जान लें। आदिल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आदिल हसन जी, ये प्रशांत किशोर का मुंह बंद करने के लिए बीजेपी आनन फानन में ये तैयारी कर बैठी है, या कहीं से उसको मुद्दा मिल गया? क्या है ये? क्योंकि ये धारा तो बता रहे हैं लेकिन मुद्दा नहीं बता पा रहे कि कैसे किशनगंज का मेडिकल कॉलेज हड़प लिया, कहीं का विश्वविद्यालय हड़प लिया, राजेश शाह जैसा केस कर दिया, क्या किया, किस षड्यंत्र में इन्वॉल्व है। आप भी तो वकील हैं मेरी जानकारी में आदिल हसन, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप कोर्ट में दफा बताइए, जज समझेंगे, वकील समझेंगे, लोग तो ये समझना चाहता है क्या चोरी की है प्रशांत किशोर, कौन से हत्या में षड्यंत्रकारी थे, किसको टिकट देने के नाम पे पैसा ठग लिए, किसका घर लूट लिए, किसके साथ उन्होंने छेड़खानी की। ये लोग यही जनमानस समझता है ना, यही तो बताना पड़ेगा आपको। प्रशांत किशोर जी पर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि दिलीप जायसवाल जी का जो पोल उन्होंने खोला है, मंगल पांडे का भी पोल खुलेगा, सम्राट चौधरी का भी पोल खुलेगा, विजय कुमार सिन्हा का भी पोल खुलेगा, सबका है। प्रशांत किशोर जी जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी को उन्होंने सरकार बनाने में मदद की, और काला धन को सफेद धन कैसे हुआ होगा वो अलग मामला है कि उनकी कंपनी को कैसे पैसा मिला होगा, और मोदी भाजपा कैसे उनको पैसा दी होगी, और नीतीश जी जब 2015 में हायर किए थे तो कैसे कैसे ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ये अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जी पर बेदाग चेहरा है, अब भाजपा जीत नहीं पाएगी। दिलीप जायसवाल को आज न कल प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर बीजेपी में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे कि दिलीप जायसवाल जी एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज कैसे हड़पा,
ये बतला दे। और सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, नंद किशोर यादव, इन लोग जो पूरी टीम है, प्रेम कुमार और भाजपा के जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति इन लोगों ने कैसे बनाई। नरेंद्र मोदी की सरकार में हिम्मत है, ईडी के अफसर को अगर मोतियाबिंद नहीं देखिए मिला है, देखिए आदिल भाई, इन लोगों के विरोध में कोई आरोप नहीं है, इसलिए टीवी 9 इन बातों का दिलीप जायसवाल के खिलाफ आरोप है, लेकिन विजय सिन्हा, नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, इन लोगों के खिलाफ जब तक कोई लिखित आरोप नहीं हो, हम इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये किसी के चेहरे को मेलाइन करने का परमिशन चाहे आपके नेता क्यों ना हो, आपके नेता के ऊपर भी आरोप लगता है कि बीजेपी आपके नेता पर ईडी से कार्रवाई क्यों नहीं करवाती है, क्यों ओवैसी साहब पूरे देश में दहाड़ते रहते हैं, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, और वो सारे तथाकथित सेकुलर लोग ही बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात पे मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, प्रशांत किशोर पर बीजेपी का रिएक्शन क्या आपको उचित दिखाई पड़ रहा है, या आनन फानन में की गई कार्रवाई दिखाई पड़ रहा है, या एटम बम के सामने सूतली बम दिखाई पड़ रहा है? कई बार होता है ना कि अरे वो बहुत बोल रहे हैं तो अब चुप कर दो, कुछ आरोप लगा दो। किस तरह की कार्रवाई नजर आ रही है? क्योंकि आरोप क्या है, धारा बता रहे पर आरोप अच्छे तरीके से बता नहीं पा रहे, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं जांच की बात कर रहा हूं, इनकी जांच हो जाए तो इनका भी एमआरआई रिपोर्ट आ जाएगा। मैं मंगल पांडे हो या विजय कुमार सिन्हा हो या नंद किशोर यादव हो या सम्राट चौधरी हो, इनका भी अगर ईडी जांच कर ले, इनकम टैक्स जांच कर ले, मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट जांच कर ले, तो पता चल जाएगा हजारों करोड़ की संपत्ति इन लोग ने भी अर्जित की है। नंद किशोर जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पटना सिटी के रहने वाले। आज इतना बड़ा शोरूम कैसे खुल गया? ऐसा कौन अलादीन का चिराग मिल गया था भाई? इतनी संपत्ति बना दी है, हर जगह इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्हीं का इन्वेस्टमेंट दिखता है। और दिलीप जायसवाल में हिम्मत है, सिख कम्युनिटी का कॉलेज हड़पा है, भाजपा की हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे। प्रशांत किशोर जी जो बात बोले थे उससे पहले एमआईएम ने, अख्तरुल ईमान साहब ने, हमने ये आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी का नेटवर्क बड़ा है, मीडिया से ज्यादा दुलरवा है, इसलिए ये मुद्दा उठा है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा ले। दिलीप जायसवाल खगड़िया से आकर, एक आदमी वहां पर मुंशी भी नहीं था, वो आकर वो कॉलेज, एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज, कैसे वो हड़प लिया। और अमित शाह जी उसके घर में एक दिन रहे हैं, आज तक बिहार में अमित शाह जी कहीं नहीं रहे हैं, वही दिलीप जायसवाल जी के कॉलेज में रहे, जिसका अवार्ड में मंत्रालय मिला, जिसके अवार्ड में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, Z+ सिक्योरिटी दिया गया, और मुसलमानों के वोट से 58% मुसलमान जो नगर परिषद और जिला परिषद का मेंबर, उसके वोट से दिलीप जायसवाल जीते, और मुसलमानों को वो बदनाम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे, जो करप्शन है दिलीप जायसवाल, दूध का दूध पानी का हो जाए। बीजेपी में हिम्मत नहीं है, बीजेपी के चाल चरित, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली किया था, काला धन को लाने वाले मोदी जी ने कहा था, और काला धन को सबसे ज्यादा मजबूती से सपोर्ट किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार है। प्रशांत किशोर जी का जो कहना है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको दबाव दे रहा है। प्रशांत किशोर डरने वाला नहीं है, प्रशांत किशोर कोई गाजर मूली नहीं है, याद रखिएगा। प्रशांत किशोर, उनका मुद्दा अलग है, जरूर उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को मदद किया था, नीतीश जी को मदद किया था, लेकिन प्रशांत किशोर जी में एक खासियत है कि वो आदमी मुद्दा जेन्युइन उठा रहे हैं, और बिहार के बारे में उनको चिंता, इन भ्रष्टाचारियों से लाख गुना उनका दिल अच्छा है, ईमानदार आदमी है, उस पर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से अगर भाजपा में हिम्मत है, औकात है नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो दिलीप जायसवाल जी की संपत्ति का जांच कर ले। फाख्ता उड़ जाएगा दिलीप जायसवाल का, हजारों करोड़ रुपया। ये आदमी खगड़िया से शर्ट पैंट पहन के आया था, आज हजारों करोड़ की संपत्ति बना लिया। कहां से बना लिया ये आदमी, बतलाइए? कौन ऐसा अलादीन का चिराग इसके हाथ में लग गया जो हजारों करोड़ की संपत्ति बना दिया, और अहंकार में इतना रहता है? भाजपा में ऐसा क्या है भाई, बतलाए। और भाजपा इसको हटाएगी, दिलीप जायसवाल जी को, आप देखिएगा, चुनाव से पहले हटाएगी। यह प्रशांत किशोर छोड़ने वाले इंसान नहीं है, ना एमआईएम छोड़ने वाली है। जहां हम जाते हैं, जड़ तक पताल निकालते हैं। हम ये मुद्दा 2015 से उठा रहे थे, और अरे तो एक बात बताइए, प्रशांत किशोर के मुद्दे आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग एक क्यों नहीं हो जाते हैं? जब मुद्दा दोनों का साथ दोनों, हाँ कल करा दीजिए, हम एक हो जाएंगे। देखिए, मिल के सरकार बना लेंगे, सब उड़ जाएगा, जितना धुआं हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। अच्छा, आप बाहें फैलाए हुए हैं? नहीं, हम नहीं, वो भी चाहते हैं, लेकिन बस कोई आपकी तरह मोहब्बत करने वाला आदमी नहीं है जो दोस्ती करा रहा है। वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अरे तो मोहब्बत आप दोनों कर रहे हैं, आप दोनों मोहब्बत कर रहे हैं, तो काजी क्या करेगा? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी?
सर बिना काजी के निकाह नहीं होता है। एक पंकज साहब जैसा एक काजी, ईमानदार काजी चाहिए, जिसको दर्द है बिहार का, जिसको राजनीतिक में एक उसका अच्छा पकड़ है, ईमानदार पत्रकार है, वो दोनों का निकाह करा दे। देखिए सब उड़ जाएगा, भाजपा, अरे जदयू, कांग्रेस, आदिल भाई कब बेईमान कहने लगिएगा? किसी दिन आपके नहीं। खिलाफ खबर चलाएंगे, नहीं। आप बेईमान कहना चलाइए। शुरू करिएगा। हम दिल से पत्रकारों को चलाइए। ये सुनने की आदत नहीं। पड़ गई। मैं आ रहा हूं दिल आदिल से भाई, चलाइए। आ रहा हूं। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, लेकिन आपने आरजेडी के नेताओं के खिलाफ आरोप नहीं लगाया। डॉक्टर संजय भी बैठे, डॉक्टर संजय भी बैठे, डॉक्टर संजय भी बैठे, फिर जवाब लेंगे। आप थोड़ी देर बने रहिए, तब निकलिएगा। मैं डॉक्टर संजय से भी पूछूंगा। डॉक्टर संजय, जिस गंभीरता के साथ जन स्वराज पार्टी आरोप लगा रही है, मैं हैरान हूं कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी जो हमेशा रणनीति के साथ उतरती है मैदान में, उसको एक छोटा सा मुद्दा हाथ में लगता है, वो धारा कब ज्यादा बता रही है और मुद्दे की चर्चा कम कर रही है। आपको लग रहा है कि कहीं आनन फानन में अटैक करने की तैयारी है? जनता को ठीक से समझा नहीं पा रही है। हो सकता है कल तक अच्छे से समझा दे, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये क्या होता है? वो भी बात बिहार की कॉन्सेप्ट था, वो चुरा लिया। ये सब बात वेबसाइट में, अभी मेरे पास कोई वो केस का डिटेल नहीं आया है, लेकिन मैं जितना वेबसाइट में पढ़ रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है, और मैं राहुल आनंद से भी समझने का प्रयास कर रहा था। डॉक्टर संजय, ये बताइए, क्या बीजेपी रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये गलती कर रही है? बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे कि हड़बड़ी में ये लगाया गया आरोप है। थोड़ा होमवर्क ठीक से कर लेना चाहिए था, और होमवर्क करके आरोप लगाते या घेरते प्रशांत किशोर को। कोई जरूरी नहीं है कि अगर प्रशांत किशोर बीजेपी पर अटैकिंग है या दिलीप जायसवाल को या और लोगों को घेर रहे हैं तो कोई तुरंत ही उनका जवाब दिया जाए। आप पूरा उनके बारे में तथ्य पता कर लेते और पता करके तब उनको आप घेरते तो शायद लोग कन्विंस होते। आप मैसेज किसको देना चाहते हैं? अगर प्रशांत किशोर जी ने दिलीप जायसवाल पर जो भी आरोप लगाया, चाहे वो करतार सिंह के परिवार को लाया, चाहे राजेश शाह की मां और बहन को लेकर के आए या उनकी पत्नी को लेकर के आए, तो उनको ला करके पब्लिक को ही तो मैसेज दे रहे हैं कि देखिए जो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका क्या रहा है बैकग्राउंड और किस तरह से परिवार पीड़ित रहा है और लोअर कोर्ट ने कैसे उनको सजा दी थी, बाद में कैसे कौन अधिकारियों ने एक्विटल उनको दिया, कैसे उनको केस से बरी किया गया। तो एक एविडेंस के साथ उस परिवार को बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। आप भी प्रशांत किशोर के खिलाफ तथ्य इकट्ठा करते और इकट्ठा करके उन पर आरोप लगाते। अब ये भाजपा के नाम से फर्जी सोशल मीडिया पेज बना लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर लिए, और ये जो सामाजिक राजनीतिक फर्जीवाड़ा है, अगर ऐसे आरोप लगाने लगिएगा तब तो रोज इस तरह के फर्जीवाड़ा आपको मिल जाएंगे। और इन फर्जीवाड़ा को जनता भी समझती है, लोग भी समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा हड़बड़ी में दिया हुआ बयान है। अब चूंकि बार बार कुरेदा जा रहा था कि प्रशांत किशोर किस्तों में आकर के बार बार आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, उनके स्पोक्स पर्सन कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रशांत ये दिलीप जायसवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, और थोड़ा सा प्रशांत किशोर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर वो सम्राट चौधरी को ग्रिल करने लगते हैं, मंगल पांडे को ग्रिल करने लगते हैं कि देख लीजिए इनका 7वीं कक्षा कब इन्होंने पास की, फिर बाद में कौन सी डिग्री इन्होंने ली, कैसे लिया, इनका भी मैं पोल खोलूंगा, मंगल पांडे के बारे में भी मैं बताऊंगा। और बीजेपी के लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। लगा कि अब बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए तो प्रशांत किशोर के बारे में कुछ ऐसे जो आरोप, जो ठोस आरोप होते, जो जनता को कनेक्ट कर होता या कन्विंस कर पाते, वैसे आरोप को लेकर के अगर ये आते तो शायद उस बात में दम। ये तो ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़ा आपको मिल जाएंगे जिस फर्जीवाड़ा का आरोप प्रशांत किशोर पर लगाया जा रहा है। नहीं डॉक्टर संजय, मैं हैरान इसलिए हूं क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी बहुत तगड़ा होमवर्क करती है। बीजेपी जब आती है बाहर तो बहुत सारे एविडेंस के साथ आती है और करारा जवाब देना चाहती है। क्या बीजेपी को इस बात का डर लग गया
कि कल अमित शाह आएंगे, प्रशांत किशोर तीसरी किस्त जारी करेंगे, उससे पहले कुछ कर दो जिससे प्रशांत किशोर डिफेंसिव हो जाएं। क्या बीजेपी अगर ये रणनीति से काम कर रही है तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी का ये रणनीति बैकफायर कर जाएगा, ये काम करने से ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा? आपको नहीं लगता ये बात? क्योंकि बीजेपी इसके लिए जानी नहीं जाती है। बीजेपी का होमवर्क, बीजेपी की रणनीति, बीजेपी के प्रवक्ताओं का बात करने का तरीका, बीजेपी का डीप होमवर्क, हर चीज पे पॉइंट टू पॉइंट लोगों के बीच तगड़े तरीके से मैसेज देना, संवाद कायम करना, यह बीजेपी का चलन रहा है। और इसीलिए बीजेपी इतने कम समय में सत्ता में भी आई है। और बीजेपी से चिढ़ने वाले लोग इसको प्रोपेगेंडा पार्टी भी कहते हैं। पर सवाल है कि प्रोपेगेंडा भी तो कुछ स्तर पर किया जाता है ना, कोई ग्राउंड पे किया जाता है ना। आप जो कह रहे हैं वो जनता के बीच में पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि आरोपों की गंभीरता क्या है। खुलेआम बोल रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। धारा समझ रहा हूं, आरोप को नहीं समझ पा रहा हूं। होता क्या है कि कभी कभी केस बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है कि अच्छा कौन सा कैसे ग्रिल करेंगे तो इन पर कौन कौन सी धाराएं बनेगी। और ये खूब होता है। कोर्ट तो इसका समझिए कि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां केस बना करके और किसी व्यक्ति को ग्रिल किया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि आप आकर के सफाई दीजिए कि आपने ऐसा अगर किया तो कैसे किया, क्यों किया, और अगर नहीं किया तो कैसे आप प्रमाणित कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं किए। तो ये वही लग रहा है जो 467, 68, 71 ये सब की बात है। कोर्ट में 1 मिनट ये टिक पाएगा? किसी भी कोर्ट में अगर बहस होगी तो कुछ न कुछ देर भी ये मामला टिक नहीं पाएगा कि भाई कैसे भाजपा के नाम से इन्होंने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया और किन्हीं का ये जो है उसको डेंट कर रहे हैं। इसका कोई बहुत मामला नहीं है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है वी आर ऑन सेम पेज। हम और आप जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत सिमिलैरिटी है और शायद राहुल आनंद से फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। लेकिन आदिल हसन बोलना चाह रहे हैं, ये भी वकील है। आदिल भाई बोलिए। सर, प्रशांत किशोर और एक बात और, आपने कहा प्रशांत किशोर को मीडिया बहुत पसंद करती है, तो आपके नेता को भी मीडिया बहुत पसंद करती है। आपके नेता कह चुके हैं आई एम अ डार्लिंग ऑफ इंडियन मीडिया। इसलिए तो चाहते हैं कि दोनों को मिलवा दीजिए, काजी बन जाइए। देखिए बिहार में सबको उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ चलिए बोलिए। मेरा कहना है प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिलीप जायसवाल जी उस कॉलेज में उसका कोई उस शख्स का योगदान नहीं है, एक ईंटा भी नहीं लगाया, वो कॉलेज का मालिक बन गए। जिस दिन से प्रशांत किशोर जी ने बात को बड़े पैमाने पे उनकी बात मीडिया उठाई है, दिलीप जायसवाल जी बीपी का भी दवा खाने लगे हैं, नींद की भी गोली खा रहे हैं और उनकी तबीयत हर दिन खराब हो रही है। वो मीडिया के सामने अब चाह नहीं पा रहे हैं। आप मीडिया वाले आप पता कर लीजिए, जिस तरीके से उदाहरते थे अपने पैसा के दम पर, अहंकार के। मैं किशनगंज से आता हूं, मैं आपको बताऊं बहुत ऐसी बाइट जो उनके खिलाफ दिया जाता था, मीडिया उसको चलाने में डरता था। मीडिया उनको 2 दिन 1 दिन बोलने पर पूछते थे क्यों नहीं चलाए भाई, तो हिचकिचाता था, डरता था। ये उस आदमी का औरा था, लेकिन वो आदमी मीडिया को फेस नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दिया जाए। माता गुरजी सिख कम्युनिटी का कॉलेज को दिलीप जायसवाल जी ने कैसे हड़पा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। नहीं, लेकिन आदिल हसन जी मैं कहना चाहूंगा, जब भी आरोप लगाया है जनसुराज ने, हमने जोरदार तरीके से चलाया है। और मैं इस बात को लेकर के शाबाशी भी दूंगा बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद का कि ये अपनी पार्टी का डिफेंस जोरदार तरीके से रखें। लेकिन इन्होंने इस सवाल का सामना किया है, जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा आपको कि बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद लगातार आते रहे हैं और इस सवाल का सामना उन्होंने किया है। पर आपसे भी एक सवाल बनता है कि आप कैसे चूक गए, आप क्यों नहीं बोल पाए दिलीप जायसवाल के खिलाफ और प्रशांत किशोर बाजी मार ले गए? सर, हम भी बोलते थे। मेरा नाम प्रशांत किशोर पांडे नहीं है, मेरा नाम आदिल हसन है सर। मेरी हद है। हम लोग प्रशांत जी की तरह नरेंद्र मोदी के साथ भी ढोकला खाए, ममता जी के साथ भी रसगुल्ला खाए हैं, नीतीश कुमार के साथ भी लिट्टी चोखा खाए हैं। अरे पंडित जी हैं, कुछ तो एडवांटेज उनको मिलेगा ना भाई। आप समझिए प्रशांत किशोर पांडे हैं, कुछ तो एडवांटेज मिलेगा उनको।
फिर अब आप हर आरोप लोग लगा उनको दिए, नहीं, आपको रोज नहीं, खोजते हैं। सच्चाई। मैं आ रहा हूं राहुल जी, मैं आ रहा हूं। ये राजीव रंजन कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आप प्रशांत बने किशोर रहिए, जी ने आदिल जरा भाई क्या- आपको जाने नहीं देंगे, आप बने रहिए। आप बोलिए राजीव रंजन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इन्हीं बातों को मैं दोहराना चाह रहा हूं। जब से प्रशांत भैया ने सारे बीजेपी नेताओं पर आक्रामक हुए हैं, उनकी बातों को सामने जनता के सामने रख रहे हैं, उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है, जनता को कैसे ठगा, जनता की हालत को कैसे त्राहिमाम मचाया है जनता के बीच में, इन बातों को जब से प्रशांत भैया ने रखा तो बीजेपी में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो जन सुराज की तरफ से जब प्रहार हो रहा है तो कुछ भी जवाब देने के तौर पे कुछ भी लेके आइए, ये प्रेशर में किया गया मूव है, इस जिसका इनको राजनीतिक तौर पे बहुत ही घाटा होने जा रहा है। आप बताइए कहां पे इन्होंने सरकारी पैसा इसमें से गबन किया है, किसका नुकसान किया है, किसको लूटा है, किसको मारा है, आप इसमें कुछ तो बताइए। एक छोटी सी चीज है जिसमें भी कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर रखा है, और आप ये लेके चलिए कि आने वाले दिनों में 1 मिनट नहीं टिकने वाला है कोर्ट। अगर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती तो कुछ दम भी होता, ना संज्ञान लिया गया है ना कुछ लिया गया है। ये सिर्फ दबाव में, ये एक राजनीति, दबाव वाली राजनीति है कि कुछ लेके आइए प्रशांत जी के अगेंस्ट में, उनके विरोध में, ताकि उनको अपराधी बताया जाए, उनके ऊपर भी केस बताया जाए। ऐसा कुछ है नहीं। वो हर सभा में पूरे बिहार में रैलियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पर दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, सबके खिलाफ उनके किए गए व्यवहार के, उनके किए गए क्रमों को सबको जनता के सामने रख रहे हैं। जनता के सामने नेता उनके पुराने और सरकार के बारे में रखना कोई गलत बात नहीं है। एक भी पॉइंट, एक भी इसमें पर्सनल अटैक भी नहीं है, सिर्फ सारे तथ्य के साथ रखा जा रहा है, एलेजिंग नहीं है। सब तथ्य ओरिजिनल फैक्ट है और सभी को तथ्य से मिला के आपके सामने रखा जा रहा है। जो इससे ओरिजिनल एग्रीव्ड है, पीड़ित है, उनको भी सामने लाया जा रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो सिर्फ मनमाने अपने मनमाने। नहीं, पर आप ये बताइए कि कल आप तीसरी किस्त जारी करने वाले हैं। आपको भी लगता है क्या कि तीसरी किस्त जारी होती उससे पहले बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर कुछ भी सामने रख दिया आपको घेरने के लिए? मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। कुछ भी ही सामने रखा है और असली में ये कुछ नहीं है। इनको लग रहा है कि कुछ है, ये बिहार की जनता समझती है, ये समझा दे, ये बता दे, और बिहार की जनता अगर इसे मान ले तो आप जो बोलिएगा मैं मानने को तैयार हूं। इसे धरातल पे समझिएगा, इस पे कुछ नहीं है। 467 ये बोल रहे हैं फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और बिल्स होता है, इसमें कहां फोर्जरी हुई है आप ये बताइए। कोर्ट संज्ञान तो लेने दे, इनको तब तक तो रुकना था। कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गया है। आप लीगल स्टेज को समझिए। संज्ञान लेना होता है कि प्राइमा फेसी इस केस में दम है, हम ट्रायल चलाएंगे। वो भी स्टेज नहीं आया अभी, और ये बता रहे, और ये 1 मिनट नहीं टकने वाला। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है। ये आपको आने वाले समय में इसका भी अपडेट जनसुराज देगी इस केस का, कि इस केस का हसरे क्या हुआ आने वाले समय में। और लीगल जुडिशरी में हर चीज का स्टेज बना हुआ है। उन्होंने एफआईआर किया है, हम इसे क्वेश भी कराएंगे, बिकॉज देयर इज नो मेरिट। इसमें कोई मेरिट नहीं है, पर उसका एक स्टेज होता है। पहले एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ है, अब हमारा स्टेज बनता है कि वी विल मूव फॉर क्वेशिंग, हम क्वेशिंग के लिए भी जाएंगे। अगर कुछ मेरिट होता तो वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट ही नहीं होता। चलिए, पॉइंट टेकन। मुझे लगता है राहुल आनंद जैसे यंग प्रवक्ता के लिए अपनी पार्टी का स्टैंड रखना मुश्किल होगा आज, लेकिन राहुल आनंद जिस तरह की बातें सभी लोग रख रहे हैं, और उसमें मैं भी शामिल हो रहा हूं, क्योंकि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आरोप गलत है, अभी मैं केस की मेरिट में नहीं जाऊंगा कि ये गलत है सही है, पर मैं इसका तथ्य जानना चाहूंगा। आप धारा नहीं बताइए, तथ्य क्या है? क्या लूटा, क्या बेचा, क्या हड़पा, कहां षड्यंत्र किया, ये थोड़ा सिंपल शब्द में बताइए। हम लोग को मीडिया में भी कहा जाता है हिंदी लिखिए या अंग्रेजी, ऐसा शब्द बोलिए जो लोगों के समझ में आ सके। जितने लोगों को बात समझ में आएगी उतना ही अच्छा जर्नलिज्म आप करते हैं। तो संवाद करने के लिए बात को इस तरीके से पेश किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और मैसेजिंग का काम पॉलिटिकल पार्टी भी करती है। आपका नैरेटिव जितना लोगों में मजबूती से जड़ बनाता है, पकड़ता है, आप उतने ही कामयाब होते हैं। क्यों कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी बेस्ट कम्युनिकेटर है? क्यों ओवैसी साहब को जोरदार भाषण के लिए जाना जाता है? क्योंकि वो अपने लोगों में, अपने वोटरों में, जो जितना ज्यादा वोटरों में अपना संवाद कायम करता है वो उतना बड़ा नेता होता है।
जी निश्चित तौर पे अगर हम बात करें जो प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हीं के एक साथ ही बात बिहार की जो एक बात लेकर वो चले हैं उसी के तहत अगर हम बात करें तो मुझे बस आप 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपके सारी चीजों मैं को आपको 2.5 पॉइंट बाय मिनट पॉइंट का रखता हूं। समय देता हूं, 2.5 मिनट पॉइंट का बाय आप पॉइंट तीनों रखता का हूं। जवाब सबसे पहले इस मामले में उन बौद्धिक संपत्ति की चोरी यानी कंटेंट थेफ्ट, डाटा की अनुसूचित पहुंच और पूर्व सहयोगी जो उनके साथ जो सहयोगी रहे थे उनके साथ विश्वासघात की बात आती है। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बीजेपी का क्या स्टैंड है। मैं आपको 5 पॉइंट में बीजेपी का स्टैंड रखता हूं। पहला ये कि अभी जो भी लोग बातों को कह रहे थे कि जल्दबाजी में इस चीज को किया गया, तो मैं आपको बता दूं पॉइंट नंबर 1 कि एफआईआर कानून के अनुसार दर्ज की गई है। यह कोई राजनीतिक बदले की बात नहीं है, इसलिए ये जो आरोप उनके द्वारा लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, उन्होंने कहा है कि हम सामने आकर निश्चित रूप से आपको इसका खंडन करेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, आएंगे, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। दूसरी बात मैं बताऊं कि धोखाधड़ी जो 420 की बात कह रहे हैं, विश्वासघात 406 जैसी धाराओं की गंभीरता की बात की गई है, प्रशांत किशोर जी की नैतिकता पे सवाल उठा है, क्योंकि वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि हम साफ छवि वाले लोग हैं, तो क्या यह वही साफ राजनीति है जिसकी वे बात करते हैं। चौथी बात मैं करूं, बीजेपी युवाओं और प्रतिभा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोर्ट में मामला लंबित है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो बीजेपी प्रशांत किशोर के लिए अगर राजनीतिक रूप से अगर बात करें, तो मैं आपको 5 पॉइंट में प्रशांत किशोर जी के लिए बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 पॉइंट। जो दूसरे की मेहनत को चुराए वह जन सुराज नहीं, जन धोखाधड़ी करता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर की रणनीति में नैतिकता नहीं, सिर्फ मौका देकर चाल चलने की ताकत है। तीसरी बात, जनता के नाम पर खेल और डेटा चोरी का खेल, यही पीके का असली मॉडल है। ये तीसरा पॉइंट आया। चौथा मैं बताऊं, जो खुद की ईमानदारी साबित ना कर सके वह बिहार की ईमानदार बनाने की बात नहीं कर सकता। पांचवा, किसी और के सपने को चुराकर राजनीति करना, ये जन आंदोलन नहीं, जन भ्रम है, जो आज प्रशांत किशोर जी कटघरे में खड़े हैं। ठीक, चलिए, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी कटघरे में खड़े हैं क्योंकि हाँ, आदिल हसन बोलिए 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 बोलिए। सर कुछ नहीं कर पाएंगे ये प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर ब्रांड बन गया है, मुझे लगता है कि ये अपने पॉइंट से भटक गए हैं। कुछ नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी उसी प्रशांत किशोर का सहारा लेके प्रधानमंत्री बने हैं। उसी प्रशांत किशोर को अपने घर में रखते थे और ढोकला खिलाते थे और सब कुछ करते थे। आज धोखा तो आप दिया है प्रशांत किशोर को कि जरूरत निकल गया, पहचानते नहीं है। तो प्रशांत किशोर बिहार का बेटा है, बक्सर का लाल है, आगे जाएगा। नरेंद्र मोदी का विदाई का वक्त हो गया, बनारस संभालिए। हरेन पांड्या का सुब्रमण्यम स्वामी जो बोलते हैं उसका जांच करा दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी पे तो बीजेपी बोल नहीं पाती है, प्रशांत किशोर पे क्या बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जांच करा दे बीजेपी। जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर है, बता दे कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बयान दे कि दिलीप जायसवाल ने उसको कॉलेज में कोई मेहनत की है। दिलीप जायसवाल का चेहरे का फाख्ता क्यों उड़ गया? मीडिया में क्यों नहीं बात कर पाते हैं? दिलीप जायसवाल कॉलेज कहां से ले आए? खगड़िया से जाकर किशनगंज में कॉलेज, एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज को हड़प लिए हैं। क्यों नहीं जवाब दिलीप जायसवाल दे पाते हैं? बेचारा प्रवक्ता को भेज देते हैं। दिलीप जायसवाल मीडिया में जितना पहले आते थे, मीडिया के डार्लिंग थे। जब से प्रशांत किशोर जी एक छोटा सा बीड़ी बम छोड़ा है, दिलीप जायसवाल जी का बीपी बढ़ गया है। मंगल पांडे अब मीडिया के सामने नहीं आते हैं। सम्राट चौधरी बोल नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे भाई, है हिम्मत तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग से जांच करा दीजिए ना कि दिलीप जायसवाल जी इतनी संपत्ति कहां बनाए, वो कॉलेज कहां से लाए, किसका कॉलेज था? घर से, खगड़िया से लेकर आए थे क्या कॉलेज? अमित शाह जी उस कॉलेज में रहे और इस करप्शन में अमित शाह जी भी इन्वॉल्व है। दिलीप जायसवाल नहीं, देखिए आदिल भाई, मैं इस बात से असहमति व्यक्त करता हूं। अगर नहीं, एक मिनट, किशनगंज में आपका कोई कॉलेज हो और अगर ओवैसी साहब आके रुक जाएं तो वो कैसे आपके धोखाधड़ी में शामिल हो गए? उनको क्या 2 दिन में पता चलता है? ये देखिए, राजनीति में इतना पाक साफ होना, कई बार लोग फोटो दिखा देते हैं कि उनके साथ फोटो है। फोटो तो कोई पब्लिक लाइफ में किसी के साथ खिंचवा सकता है। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। पंकज साहब, बिहार में आज तक अमित शाह जी एक दिन कहीं नहीं रुके हैं। उस कॉलेज में आके रुके, उसके बाद दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद दिलीप जायसवाल को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिलती है, उसके बाद उस कॉलेज में बिहार सरकार में दिलीप जायसवाल मंत्री बनते हैं।
आज तक बिहार में अमित शाह कहीं नहीं रुके हैं सिवाय माता गुरजी कॉलेज के। और अमित शाह बताएं कि उनके जाने के बाद दिलीप जायसवाल जी को ये उन्नति प्रगति कैसे हुई। वो आदमी खगड़िया से आकर किशनगंज का कॉलेज में एक ईंटा नहीं लगाया, वो कॉलेज का मालिक कैसे बन गया। सिख कम्युनिटी का वो कॉलेज था, दिलीप जायसवाल जी कैसे बन गया, ऐसी क्या फंडिंग थी। क्यों नहीं अमित शाह जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा रहे हैं, ईडी अच्छा के ठीक ऑफिसर से है, जांच ये करा ये रहे हैं। मांग आपने बार बार कर दी है। अभी राहुल आनंद भी जवाब देंगे। राजीव रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहना चाह रहे थे कुछ। मैं आदिल जी की बातों से पूरा सहमत हूं कि जब दिलीप जायसवाल की बातों की सफाई देने की बजाय वो प्रशांत जी की बातों को इनको ला रहे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। आप इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए, बात इनको सफाई देनी है। इन पे आरोप लग रहे हैं, ये सत्ता के साथी रहे हैं, इन्होंने सत्ता चलाया है। बिहार की जो भी जिम्मेदाराना हालात हैं अभी, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। इनको इनके ये जवाब देना था, तो इन जवाबों के बदले में इन्होंने एक एफआईआर खोजी है जिसमें ये तक नहीं बता रहे हैं कि इसमें सरकारी घपला हुआ है, कि किसको लूटा गया है, क्या हुआ है इसमें। और उसमें भी कोर्ट ने, इन्हीं के वक्तों को मैं दोहरा रहा हूं कि कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया है। आप सरकार में थे, आप सरकार के सहपाठी रहे, आपको बताना होगा कि बिहार के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय 60,000 सालाना है, जिसको महीने पे जोड़ दिया जाए तो 5,000 है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसपे खुलेआम पिछले 11 दिनों में 31 लोगों का मर्डर हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार के युवाएं जो बसों में भेड़ बकरी की तरह भर के दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, वहां अपमानित हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूलों में जो खिचड़ी बांटने का अड्डा नहीं, बन गया, उसके लिए वो जिम्मेवार ठीक है, कौन है? वो ये ठीक है, जवाब देने ये से वो आप ठीक है, प्रशांत जी वो को बोल ठीक रहे हैं है। कि उन्होंने लेकिन आप वो ये भी सबमिट तो किया है। बता दीजिए कि उन 50 लोगों का नाम कब उजागर करिएगा जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। अरे भाई, हम लोग भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती है। आपका किस्त इतनी देर में क्यों आता है? बिहार की जनता को जल्दी बताइए, एक्सपोज करिए। और बार बार टीवी 9 डिमांड करता है कि 50 लोगों का नाम बताइए। पंकज जी, किस्त देने के लिए उससे पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, तथ्यों को जुटाना पड़ता है, उसके सबूत जुटाने पड़ते हैं। सिर्फ ऐसे ही मुंह बोलने से नहीं हो जाएगा, नहीं तो हमारे हालात भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि बिना बताए, बिना कुछ प्रूफ के हम कुछ भी बोल के बैठ गए हों। किस्त समय समय पर इसलिए रिलीज की जा रही है क्योंकि उस किस्त को जुटाने के लिए कुछ समय और मेहनत और कुछ हार्डवर्क लगता है, इसीलिए समय लिया जा रहा है। पर ये आप मान के चलिए और ये लेके चलिए कि बिहार की जनता के सामने जिन्होंने उनका ये हाल किया, उनकी सारी किस्त बिहार की जनता के सामने जनसुराज रखेगी, और जिसकी तीसरी किस्त कल रिलीज होने वाली है। चलिए, तीसरी किस्त रिलीज होने वाली है। राहुल आनंद, आप हाथ उठा रहे थे। जी, देखिए, मैं निश्चित तौर पे बताऊं कि ये बार बार जो बातों को कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी के कॉलेज में जाकर गृह मंत्री अमित शाह जी जाके वहां ठहरे थे, तो इसका मतलब तो ये साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई भी किसी के घर पे जाकर रह सकता है। और अगर आप ही जो एआईएम के जो नेता है, अगर उनके घर पे मैं जाकर ठहरता हूं, अगर वो किसी केस में सजायाफ्त होंगे, तो इसका मतलब उनका मैं पक्षधर थोड़ी हूँ। देखिए, मैं सिंपल एक बात बताता हूँ कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनमें से किसी ने जाकर केस नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात कि विपक्ष ऐसा सवाल इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि इस समय जनता की जो स्थिति है, भाजपा की जो स्थिति है, वो जनता के बीच में लगातार मजबूत हो रही है। और तीसरी बात अगर करें, नेता की छवि को बिगाड़ने का ये जो केजरीवाल मॉडल जो ले आकर अपने आप को ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भैया वो दिल्ली था, ये बिहार है, दोनों में बड़ा फर्क है। और चौथी बात अगर करें कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, दिलीप जायसवाल जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, तो उसमें अब तक कोई ऐसे आपराधिक घटना या केसेस नहीं आए हैं जिसकी वजह से दिलीप जायसवाल को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि भाजपा हमेशा सच्चाई को झूठ के शोर से दबाया नहीं जा सकता। दिलीप जायसवाल जी, खास करके दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वही उनका सबसे बड़ा एक जवाब है। और अगर हम बात करें बिहार के विश्वास की, तो मैं जनसुराज के अपने एक साथी को बता देना चाहता हूं कि वो हमारे साथी एक बात को कह रहे थे कि आज अगर महीने के तौर पर निकाला जाए तो 5,000 आएगा। बिल्कुल मेरे भाई, मैं तैयार हूं आपके साथ, मैं मानता हूं। आप इस चीज को तो मानते हैं कि 90 से 2005 के दशक जब आपके यहाँ 6,000 रुपए सालाना था, वो 500 रुपए पर मंथ आता था, आज 5,000 है। तो स्थिति तो पहले से तो बेहतर किया ही गया है। और जो चीजें आप देखना चाहते हैं, तो नजरें बदलेंगे तो बहुत सारे नजारे ऐसे आपको नजर आएंगे जो वास्तविकता में बदलाव की तरफ हैं। लेकिन
आप एक सस्ती लोकप्रियता की वजह से जो आप राजनीति का एक जो मंच खड़ा कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो आज नहीं तो कल वो डूब जाएगा। अन्ना हजारे का भी इतिहास को अगर उठा कर देख लिया जाए तो केजरीवाल जी उनके साथ सबसे खड़े थे और सबसे पहले केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे को धोखा दिया और धोखा देकर हट गया केजरीवाल। और ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर जी भी वही काम कर रहे हैं कि अपने साथी को धोखा देकर राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चलिए एकदम चलिए क्लियर है। चलिए, एक पॉइंट तो आपने रखा, एक बड़ा आरोप लगाया, लेकिन कल तीसरा बम फूटने वाला है। राकेश रंजन अभी से ये बता रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, पॉलिटिक्स में नैरेटिव का बड़ा महत्व होता है, पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। आप कुछ भी कहते रहिए, आप केजरीवाल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी जो कि अपनी बातों से, अपने तथ्यों से और अपने रिसोर्सेस से अपने विरोधियों को परास्त करती रही। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार आरोप गढ़ रहे हैं, कम से कम जनता के बीच परसेप्शन बनाने में कि ये नेता ऐसे हैं, ये नेता ऐसे हैं, उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे हैं? और डॉक्टर संजय, एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी इंटरनल सर्वे हुआ है बीजेपी में, और बीजेपी में इस बात को लेकर के चिंता है, सवर्णों का 15% वोट प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। आपको नहीं लगता बीजेपी के लिए यह चिंताजनक स्थिति है? ऐसा होता, क्योंकि बिहार में ये विडंबना है, ये अभी भी मुद्दे के आधार पर राजनीति नहीं होती। सब कुछ गढ़ दिया जाता है सामाजिक ताने बाने के आधार पर, सोशल इंजीनियरिंग शब्द ईजाद किया जाता है, जातियों का गणित बिठाया जाता है, जातीय उम्मीदवार रखे जाते हैं और फिर लोग दाव वहीं पर लगाते हैं, पार्टियां भी वहीं पर दाव लगाती हैं। तो एक तो अच्छी चीज है, प्रशांत किशोर क्या परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे वो तो चुनाव आ ही गया है, पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड तो किया है लोगों को, मुद्दों के आधार पर पार्टियों को बात करने के लिए तो उन्होंने अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। और प्रशांत किशोर की एक बात अपील करती है, सब लोगों को अपील करती है कि वो कहते हैं कि ये कोई मेरे मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे तो बिहार के हैं। कोई भी पार्टी अगर इन मुद्दों को लेकर के मुखर होती है तो मुझे राजनीति करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन हाँ, पार्टियां जब इसके आधार पर नहीं करती है तो मुझे आना पड़ा। तो प्रशांत किशोर के पक्ष में कौन लोग गोलबंद होंगे, कौन लोग गोलबंद नहीं होंगे, जातीय दीवार टूट जाएगी, सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा, धार्मिक बंटवारा टूट जाएगा। अगर ऐसा काश हो तो एक बड़ी आइडियल स्थिति होगी बिहार के लिए, एक अच्छी स्थिति। और इसमें मैं कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं कर रहा हूं, बिहारियों का भला हो जाए। लेकिन ऐसा होते हुए मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इंटरनल सर्वे में चीजें आ रही है, नौजवान जुड़ रहे हैं, जो इनकी सभाओं में भीड़ होती है वो भीड़ को देख करके लगता है कि प्रशांत जी को सुनने के लिए तो अब लोग तैयार हो। कल इनके साथ खड़े होंगे नहीं होंगे बात की चीज है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो लोग सुन तो रहे हैं, हर जिला में लोग सुन रहे हैं, और वो विजुअल, वो जो तस्वीरें आ रही हैं उससे तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। रह गई बात जो विषय आज का है कि अगर जिस भाजपा की बात हो रही है, चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी, अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा है तो प्रदेश अध्यक्ष को भी और पार्टी को भी पहले उस आरोप पर सफाई देनी चाहिए। ये प्रशांत किशोर ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी की है, ये फर्जी सोशल मीडिया पेज बना करके भाजपा के नाम से प्रचार करके नैतिकता का इन्होंने जैसे कि तार तार कर दिया है, वो सारी बातें कहिए। एफआईआर अगर हुआ तो उसके तो कारण बने कि भाई इन्होंने चूंकि फर्जीवाड़ा किया इसलिए इन पर एफआईआर हुआ, और ये धाराएं 420, 467, 468, 471 धाराएं लगी तब तो हुआ। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई दिलीप जायसवाल जी आकर के जो आरोप लगा रहे हैं, आपने ठीक सवाल पूछा जनसुराज के जो प्रवक्ता हैं कि भाई अब जब 50 लोगों का नाम बोल रहे हैं कि उनको लाभ पहुंचाया गया उस कॉलेज में, उनके परिवार के लोगों का कैसे एडमिशन लिया गया और इस वजह से दिलीप जायसवाल ने कैसे उनसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बेनिफिट उठाया या मुकदमे में उसका बेनिफिट उठाया, उनके नाम को भी आप सार्वजनिक कर दीजिए ताकि पब्लिक डोमेन में तो चीजें आ जाए। ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के क्या लोगों के मन में बात है। और प्रशांत किशोर जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप में कोई दम है या प्रशांत किशोर किसी के
चरित्र का हनन कर रहे हैं, जिसको डिफेमेशन कहते हैं, कर दे ना। मैं तो कह रहा हूं कि ये भाजपा का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जगह पर मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज कर देते दिलीप जायसवाल, तो थोड़ा लगता कि भाई नहीं, उनका चरित्र हनन हो रहा है। उन्होंने डिफेमेशन का केस कर दिया कि प्रशांत किशोर अगर इस तरह के आरोप लगा रहे तो सारे आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। शायद ये स्थिति होती तो थोड़ा तार्किक लगता, लेकिन इसलिए कि वो ऐसा पेज बना के अब आपकी तरह मैं शर्ट पहन लूं और आप ही की तरह मैं बोलने लगूं, कहे कि नहीं ये तो मेरे तरह का नहीं, शर्ट पहन के ठीक है। सवाल वही है डॉक्टर संजय, और मुझे लगता है कि कल का इंतजार हम लोग को करना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या राजनीतिक बम फोड़ने जा रहे हैं, वो तीसरी किस्त में क्या होगा। और एक सवाल मैं राजीव रंजन जी से भी जरूर करूंगा कि राजीव जी, आपने कहा बहुत होमवर्क करना पड़ता है, तो बिना होमवर्क किए हुए कैसे आप 50 लोगों का नाम बोल दिए, मीडिया में बोल दिए। हम आपकी बात समझ सकते हैं, इस आप भी राजनीति करने आए हैं, शायद रणनीतिक वजहों से अलग अलग समय पर अलग अलग किस्त जारी करेंगे और तभी तो जनता के बीच में आपका नैरेटिव बना रहेगा। ये बात हम लोग भी समझते हैं, लेकिन चलिए तीसरा बम आप कल क्या फोड़ेंगे इसका इंतजार रहेगा। और बीजेपी आपके खिलाफ लगाए इस मुद्दे को क्या जनता के जनमानस में बिठा पाएगी, मुझे तो इस पे शक है। लेकिन अगर बिठा पाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी। आने वाले समय में जो कि इंटरनल सर्वे ये बताता है कि बीजेपी के लिए चिंता की वजह क्या बना है, आप किस तरीके से इनके वोटर को अपने पक्ष में किए जा रहे हैं, क्या चुनाव तक ऐसा बरकरार रह सकेगा, और कल जो आप आरोप लगाएंगे उसमें दम क्या होगा, मेरिट क्या होगा, और बीजेपी उससे कैसे निपटेगी, लगातार हमारी उस पर नजरें बनी रहेंगी। राहुल आनंद, राजीव रंजन, आदिल हसन और डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी लोग बिहार की बात में शिरकत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।